नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टीच हिंदी लर्नर्स के टीचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है देखेंगे हम, जो कि आपके सीटेट और यूपी टेट 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ और पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इस पहले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है, एस्किमो अपने घर यानी इग्लू का निर्माण जो है बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन दिया है, ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ केवल बर्फ ही उपलब्ध है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलता है, अन्य सामग्री की कीमत जो है वो अधिक होती है। तो एस्किमो अपने घर जो है इग्लू का निर्माण जो है बर्फ से करते हैं। अगर हम बात करें एस्किमो के लिए तो एस्किमो अपना घर जो है बर्फ से बनाता है। कारण होता है कि बर्फ की दीवारों के बीच की हवा जो है अंदर की गर्मी को बाहर जाने से जो है वो रोकता है। और ऐसा माना जाता है कि बर्फ जो है गर्मी का एक अच्छा इंसुलेटर है और इसे जो है वो थामे रखता है। तो इग्लू मुख्य रूप से कनाडा में पाए जाने वाले अस्थायी शीतकालीन जो है वो घर होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे बर्फ जो है दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से जो है वो रोकती है। इस कारण से वहां पे जो है घर बर्फ से बनाए जाते हैं, न कि सिर्फ बर्फ मिलता है इस कारण से, या ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पाया जाता है, या बर्फ जो है फ्री में मिलता है इस कारण से। बिल्कुल ऐसा नहीं। ठीक है, चलेंगे हम भैया दूसरे प्रश्न की तरफ और बिल्कुल दूसरा प्रश्न आपके सामने है। और इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन यहाँ पे दिया गया है कि यह वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा है कि यह ज्यादा जल के बिना भी जो है वो बढ़ता है। तीसरा है कि यह एक छायादार वृक्ष है और बच्चे इसकी छाया में खेलना जो है पसंद करते हैं। चौथा, यह अपने तनों में जल को जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल जो है करते हैं। तो अगर हम खेजड़ी वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी वृक्ष जो है कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान। बिल्कुल, खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है और यह जो है कम जल के बिना भी जो है वो बढ़ता है। और खेजड़ी वृक्ष की अगर हम बात करें तो इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इसको समी पौधा कहते हैं, तेलंगाना में इसे जम्मी कहते हैं, गुजरात में खिजरो कहते हैं, राजस्थान में खेजड़ी कहा जाता है और हरियाणा में इसे जंती और पंजाब में जांदा जो है कहा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है जान लीजिए कि यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। यह ज्यादा जल के बिना भी जो है वो बढ़ता है और यह अपने तनों में जल जमा करता है और लोग इस जल को पीने के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल जो है करते हैं। यानी यहाँ पे आपका जो ए, बी और डी जो है ना, ये कथन बिल्कुल सही है। इस हिसाब से राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस घर को फ्लोटेंसन हाउस जो है कहा जाता है? स्टील्ट हाउस को, कैनवास को, इग्लू को या हाउस बोल्ट को? किसे फ्लोटेंसन हाउस जो है कहा जाता है? अगर हम बात करें कि यहाँ पे फ्लोटेंसन हाउस के रूप में जो है वो हाउस बोट जो होती है, इसको जो है फ्लोटेंसन हाउस कहा जाता है, जिसे जो है रहने के लिए बनाया गया और इसे एक स्थान से जो है वो दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अगर हम बात करें, यह आमतौर पर एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म या पोर्टल पर जो है बनाया जाता है, जिसे जल के ऊपर जो है वो तैराया जाता है। और हाउस बोट की बात करें तो बिल्कुल यह जो है आपके हाउस बोट उन क्षेत्रों में जो है बिल्कुल लोकप्रिय है जहाँ पे झील होता है। जैसे आप जाएं बिल्कुल वहाँ पे झील की बात अगर हम करें तो भीमताल हुआ, नैनीताल हुआ, इन सब जगहों पे आपको हाउस बोट जो है देखने के लिए आपको मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिल्कुल अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है, बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 है कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को जो है बनाना चाहिए। सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की जो है बनी होती हैं। तो भारी वर्षा की बात की जा रही है तो भारी वर्षा वाला क्षेत्र जो है असम है और वहाँ पे वर्षा जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे जो मकान होते हैं
अगर हम मकानों की बात करें या घर की बात करें तो हर क्षेत्र का अपना जो है अलग अलग मकान होता है। और घर के जो प्रकार की बात करें तो घर का प्रकार जो होता है वहाँ के क्षेत्र या जलवायु या परिस्थितियों के ऊपर जो है डिपेंड करता है। और घर विशेष रूप से लोक जरूरतों के अनुसार जो है वो बनाए जाते हैं। तो असम में भारी बारिश होती है और वहाँ पे मकान को जो है जमीन से लगभग 10 से 12 फुट बांस के खंभों पर ढालू छतों वाले मकान जो है बनाए जाते हैं। यानी इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, हमारे देश के किस भाग में लोग रहने के लिए बड़े तिकोने टेंट जिसे रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा जो है कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू और कश्मीर, लेह और लद्दाख। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? लेह और लद्दाख। अगर हम बात करें चांगपा जनजाति जो है, यहाँ पे चांगपा जनजाति जो है पाई जाती है लद्दाख में। और बिल्कुल चांगपा जनजाति में केवल 5,000 लोग ही जो है रहते हैं। वे बकरियों के माध्यम से प्रसिद्ध पश्मीना शाल जो है बनाते हैं और बौद्ध धर्म का पालन जो है वे करते हैं। चांगपा अपने घोड़े और याक पर अपना सब कुछ जो है ले जाते हैं और जो रहने के लिए टेंट का उपयोग करते हैं उसे जो है रेबो कहा जाता है और जानवरों के स्थान को जो है लेखा कहा जाता है। चलेंगे, अच्छे प्रश्न हैं सभी और आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कहें तो बिल्कुल है। रक्त समूह ओ वाले पुरुष का विवाह जो है रक्त समूह ए वाली महिला से होता है। उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने के कितने % चांसेस है? अगर हम बात करें यहाँ पे जनक जो है, अगर आप पिता की बात करें, अगर आप पिता जो है उसका रक्त समूह जो है ओ है और माँ जो है उनका रक्त समूह जो है, माता का रक्त समूह जो है ए है। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे का संभावित रक्त समूह जो है ओ होने के चांसेस कितने हैं? 50%। वहीं ए होने के भी चांसेस जो है कितने हैं? 50%। तो यानी इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो आपके सीटेट और यूपी टेट दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब शुरू किया गया था? 1970, 1973, 1975 या 1980? तो भारत सरकार ने बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1973 को जो है प्रोजेक्ट टाइगर की जो है शुरुआत किया था। प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया में अपने तरह की सबसे बड़ी प्रजाति का जो है संरक्षण करने का जो है पहल है। चलिए, इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हमारे देश में ऐसा राज्य जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश होने के कारण घर जो है धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर या कहें 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर जो है बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके जो है बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। और यह कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या असम? तो बिल्कुल ये जो घर है ना भैया, जहाँ पे बात आ जाए कि घरों को बांस के खंभों पे बनाया जाता है, वो आपके घरों की विशेषता कहाँ के घर है? वो असम राज्य में ऐसे घर जो है बनाए जाते हैं। बिल्कुल, घर मजबूत बांस के खंभों से बने होते हैं क्योंकि उनकी मजबूत संरचना के साथ बांस सबसे अधिक उपलब्ध संसाधन होता है। घर के अंदर लकड़ी का बना होता है जिसे बांस के आधार पर जो है वो देखा जा सकता है। अधिकांश गांव अपने लकड़ी के घर को जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर जो है मजबूत बांस के खंभों पे जो है वो बनाते हैं। तो राइट जवाब यहाँ पे अच्छा प्रश्न दोस्तों और आपके एग्जाम में आपको जो है देखने के लिए भी जो है मिल सकता है। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि रिकेट्स से संबंधित विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई? दोस्तों आपको भी कुछ समय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके द्वारा कितने प्रश्न जो है वो सही हो पा रहे हैं। तो बिल्कुल अगर बात करें रिकेट्स क्या है, तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, बिल्कुल रिकेट्स बच्चों में हड्डियों के नरम और कमजोर होने की स्थिति है जो आमतौर पर विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण जो है वो होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके सामने जो दिया गया है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हाथी एक समूह में रहते हैं जिसे जो है झुंड कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है कि हाथियों के झुंड में केवल हाथनियां और बच्चे जो है शामिल होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हाथी जो होती है, सबसे बड़ी मादा हाथी जो होती है, समूह का मुखिया होती है और पूरे झुंड का नेतृत्व भी जो है वो करती है।
हाथियों के झुंड में कितनी भी संख्या में मादा हाथी और बच्चे जो है रह सकते हैं, बिल्कुल गलत है। उनकी संख्या निर्धारित है 10 से 12। 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे जो है एक समूह या एक झुंड में जो है वो रह सकते हैं। नर हाथी, बिल्कुल यहाँ पे चौथा जो कथन दिया गया कि नर हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके बाद वे अपना झुंड छोड़कर नर हाथियों के झुंड में जो है शामिल हो जाते हैं। तो 4 से 5 नहीं बल्कि जो है 14 या 15 वर्ष की आयु में जो है नर हाथी जो है अपने झुंड को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि केवल जो है आपके दो ही कथन यहाँ पे सही हैं, केवल ए और बी जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, नरमपंथी और चरमपंथी के बीच, ब्रिटिश और भारतीय के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच। तो अगर हम लखनऊ समझौता जो है आपका 1916 में हुआ था और ये किसके मध्य हुआ था? बिल्कुल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता जो है हुआ था। और इसी समझौते में बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच जो है हस्ताक्षर जो है किए गए थे। बिल्कुल, और इस समझौते का परिणाम क्या होता है कि मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस आंदोलन में जो है शामिल होने के लिए सहमत हो जाते हैं। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिला था? अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। और चिपको आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1973 में। और कहां से होती है? उत्तराखंड के चमोली जिले से इसकी शुरुआत जो है वो होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतीय जंगली गधा जो है कहाँ पाया जाता है? केरल, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। तो भारतीय जंगली गधा जो है कहाँ पाया जाता है? इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुजरात जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और प्रश्न संख्या 14 है। और यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवन प्रयत्न जो है वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते और काटते रहते हैं। पहला छिपकली, गिलहरी, छिपकली, कछुआ, कछुआ और गिलहरी, सांप और गिलहरी। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा। दोस्तों कमेंट जो है जरूर करिएगा कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हो पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन डेटिंग से क्या तात्पर्य है? चट्टानों की प्रबलता का मापन, ये सभी, सफेद बोर्ड पर लिखने के लिए कार्बन का उपयोग, प्राचीन स्थलों में हड्डियां या पदार्थों की आयु का मापन करने के लिए। अब कार्बन डेटिंग क्या होती है? कार्बन डेटिंग एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी तकनीकी है जिसका उपयोग किसी समय जीवित पदार्थों की अनुमानित आयु जो है निर्धारित करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। और इसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी जो है वो कहा जाता है। तो रेडियो कार्बन एक जीवित जीव से धीरे धीरे क्षयित होता है और बिल्कुल प्राचीन स्थलों में हड्डियां पदार्थों की आयु का मापन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न संख्या 16 है। और संविधान सभा ने हमारे राष्ट्रगान को कब अपनाया था? 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949, 13 नवंबर 1949 को। तो संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान को जो है वो अपनाया गया था। और इसे पहली बार जो है कब गाया गया था? बिल्कुल 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो है इसको पहली बार जो है उगाया गया था। और किसके द्वारा रचित है अगर जान लीजिए तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है इसकी रचना जो है वो की गई है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है। और इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि एलपीजी के लिए क्या सही नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, इसका उच्च कैलोरी मान है, यह नीली लौ से जलती है, यह मीथेन उत्सर्जक करती है। तो अगर हम एलपीजी की बात करें तो रसोई गैस को एलपीजी या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है कहा जाता है। एलपीजी एक कुकिंग गैस है जो कि ब्यूटेन, अब बिल्कुल अगर बात करें ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है मिश्रण होती है और यह स्वच्छ ईंधन होता है, इसका उच्च कैलोरी मान होता है, यह नीली लौ के साथ जलती है, लेकिन यह मीथेन उत्सर्जक है। ये बिल्कुल क्या है? गलत है और यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने है। और यहाँ पे पूछा गया है
कि नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप हुआ, कछुआ हुआ, मेढक हुआ, घड़ियाल जिसको मगरमच्छ कहते हैं। निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में जो है पाई जाती है। इनका 3 कक्षी हृदय होता है। ये अंडे देते हैं। ये जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं। इनके शरीर पर सल्क होते हैं, सल्क से जो है ढके रहते हैं। तो भैया इन सभी में सांप हुआ, कछुआ हो, मेढक, घड़ियाल, इन सभी में एक विशेषता होती है कि सभी क्या होते हैं, वो अंडे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अपघटकों के बारे में नीचे दिए गए उल्लिखित कौन सी एक विशेषता अपघटकों पर लागू जो है वो नहीं होती है। वे खाद्य श्रृंखला में अगले पोषण स्तर तक ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। अपघटक अपमार्जक भी होते हैं और वे पृथ्वी को साफ करते हैं। वे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायक करते हैं। उन्हें मृत जीवी या अपचायक भी जो है कहा जाता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें अपघटक की, तो अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो मृत या क्षयित जीवों को जो है विघटित कर देते हैं। वे प्राकृतिक अपघटन प्रक्रिया जो है करते हैं। बिल्कुल, अपघटकों के प्रकार, जैसे अपघटकों में आपके जीवाणु और कवक जो है वो अपघटकों के प्रकार होते हैं। बिल्कुल, अपघटक जो है अंततः सभी कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि में जो है परिवर्तित करते हैं। तो वे खाद्य श्रृंखला में अगले पोषण स्तर तक ऊर्जा को स्थानांतरित करते हैं। बिल्कुल सही। अपघटक जो है अपमार्जक भी होते हैं और वे पृथ्वी को साफ करने का काम जो है करते हैं। तो बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका राइट जवाब क्या होगा कि अपघटक जो है अपमार्जक भी होते हैं और पृथ्वी को साफ करते हैं। वे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायक होते हैं। उन्हें मृत जीवी या पाचयक भी जो है कहा जाता है। बिल्कुल, वे कार्बनिक पदार्थों को उनके पोषक तत्वों के रूप में तोड़ते हैं, इसलिए वे ऊर्जा को किसी अन्य पोषी स्तर पर स्थानांतरण जो है वो नहीं करते हैं। तो राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि सलाद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से किसी कथन को चुनिए, कौन सा सही है। बिल्कुल, आप पहला कथन है या पहला ऑप्शन है कि सलाद 40 वर्ष तक जीवित होते हैं और अपने जीवन काल में 50 पेड़ों के आसपास घूमते हैं। सलाद लगभग 40 साल तक जीवित होते हैं और उस समय वे एक लगभग 8 पेड़ों के आसपास घूमते हैं। सलाद लगभग 40 वर्ष तक जीवित होते हैं, अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर जो है घूमने की तकलीफ उठाते हैं। सलाद लगभग 8 साल जीवित होते हैं और उस समय वे लगभग 40 पेड़ों के आसपास घूमते हैं। अगर हम सलाद के बारे में जानें तो सलाद 40 वर्षों तक जीवित रहता है और ये पूरे लाइफ टाइम में 8 पेड़ों के, बिल्कुल 8 पेड़ों के इर्द गिर्द जो है टहलता रहता है और 17 घंटे जो है 17 घंटे सोने का काम जो है करता है। तो यहाँ पे चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया। और बिल्कुल सलाद जो है 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं और उस समय वो केवल 8 पेड़ों के आसपास जो है घूमते रहते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है। रसल वाइपर, सा स्केल्ड वाइपर, भारतीय सैल अजगर, कॉमन क्रैट। तो निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जो है वो जहरीला नहीं है। तो बिल्कुल भारतीय सैल अजगर या जिसको पाइथन बोलते हैं जहरीला नहीं माना जाता। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि शरीर में पाचन के सही क्रम का चयन कीजिए। शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है उसका सही क्रम क्या है। अंतग्रहण होता है पहले, कि सबसे पहले जो है पाचन होगा या स्वांगीकरण होगा। तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो मनुष्य में पाचन 5 अवस्थाओं में जो है विभाजित किया गया है। पहली अवस्था आपकी कौन सी होती है, अंतग्रहण होता है। दूसरा क्या होता है, पाचन होता है। तीसरा अवशोषण होता है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर उसका क्या होता है, बहिस्राव हो जाता है। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। दूषित जल से होने वाली बीमारी का समूह क्या है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, दिमागी बुखार, पेचिस, टाइफाइड, प्लीहा, हैजा, मिनीमाता, निमोनिया, अस्थमा, फ्लू, प्लेग, निमोनिया, कुष्ठ, क्षय रोग। तो यहाँ पे दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है, पेचिस, टाइफाइड, पीलिया, हैजा, ये सभी क्या है आपके दूषित जल से होने वाली बीमारी है। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल यहाँ पे पूछा गया है कि कुनैन किसी पौधे के किस भाग से जो है प्राप्त होता है।
तने की छाल से पत्तियां, जड़ें, फल या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर हम बात करें यहाँ पे कुनैन एक महत्वपूर्ण जो है मलेरिया रोधी दवा है जो लगभग 400 वर्षों के बाद इसकी प्रभावशीलता पहले प्रलेखित जो है किया गया था या बनी हुई थी। कुनैन की खोज को 17वीं शताब्दी की सबसे गंभीर चिकित्सा का खोज जो है माना जाता है और बिल्कुल है यह जो है मलेरिया के उपचार में इसका उपयोग जो है करते हैं। और कुनैन जो है किसी पेड़ की किस भाग से जो है प्राप्त होता है तो तने की छाल से जो है उसको बनाया जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है और इस प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि बकुला जो है भैंस पर क्यों बैठता है। पहला, बकुला मनोरंजन के लिए भैंस पे बैठता है। भैंस बकुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। बकुला भैंस को डराना चाहता है। बकुला और भैंस में एक सहजीवी संबंध जो है पाया जाता है। बकुला और भैंस की अगर हम बात करें तो क्यों बैठता है भैया, दोनों में क्या होता है प्रकार से सहजीवी संबंध जो है पाया जाता है। अगर हम सहजीवी संबंध की बात करें तो इसमें दोनों जीवों को जो है लाभ होता है। बकुला जो है भैंस की पीठ पर बैठता है और भैंस की पीठ पर परजीवी कीटे होते हैं जो कि भैंस को परेशान करते रहते हैं और बकुला जो है उनको खा जाता है, इससे बकुले को भोजन मिलता है और भैंस को जो है परजीवी कीड़ों से जो है छुटकारा मिल जाता है।